इसराइल की जो फोर्सेस है वो रफ़ा के इलाके में इंटेंसिफाई करने लग गई है अटैक को। आज की खबर मिली है कि आज 2 घरों में बमबारी हुई है। इसराइल की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग में 11 लोगों की मौत हो गई है और रफ़ा के इलाके में ये अटैक हुआ था। और इसके अलावा जो टैंक है, इसराइल टैंक, वो भी रफ़ा के इलाके में पहुंच चुके हैं और कई जगहों में सेलिंग करने लग गए हो। तो इस समय रफ़ा में जो खतरा है वो लगता है कि वो खतरा सही साबित होने वाला है कुछ दिनों में। जो इसराइल ने कह भी रखा है कि वो रफ़ा को निशाना बनाएगा। तो इस समय रफ़ा की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वहाँ पर अगर ये इसराइल ग्राउंड असॉल्ट कर देता है शुरू, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक जो भी अटैक हुआ है इसराइल की तरफ से रफ़ा में, वो एयर स्ट्राइक्स के तौर में हुआ है। तो अगर ग्राउंड ऑफेंसिव हो जाता है शुरू रफ़ा में, तो जो सिविलियन लोग हैं उन वो इतने ज़्यादा इधर बसे हुए हैं, तो इसराइल की सेना कार्रवाई करने के लिए उनके कोई खुला स्पेस नहीं है उनके पास। तो खुला स्पेस न होने के कारण कई सिविलियन लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि अगर कोई भी सेलिंग अगर टारगेट को मिस कर गई तो हो सकता है कि पॉपुलेशन वाले इलाके में वो हिट कर जाए, या जो मिसाइल है वो हिट कर जाए। जो टैंक है, जो सेलिंग टैंक से निकलती है, वो पॉपुलेशन वाले इलाके में हिट कर सकती है। तो ऐसा भी है, हो सकता है कि इसराइल सेना पूरे ईमानदारी से काम करे, वो किसी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचाना चाहे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मिलिट्री टारगेट मिस हो जाती है। तो उस कारण, क्योंकि ये इलाका इतना घनत्व वाला बसा हुआ है कि जो मिस हो जाएगा टारगेट, वो कई सैकड़ों लोगों की जान ले सकता है। तो ये खतरा यहाँ पर बना हुआ है। तो OCHA ये एक UN बॉडी है और इसने आज स्टेटमेंट जारी किया है। इसने ये कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बदतर हो सकती है अगर यहाँ पर इसराइल ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर सकता है, क्योंकि इलाका में पहले से ही अभी रिस्क बना हुआ है। जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो नहीं पहुँच पा रही यहाँ पर। अगर ग्राउंड फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर देती तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत शुरू हो जाएगी, सप्लाईज नहीं पहुँच पाएगी। और इसके अलावा लोगों के जो जिनको चोटें लगेगी उनका इलाज नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पैदा हो जाएगी, OCHA का कहना है। US के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन है, वो आज मिडिल ईस्ट की यात्रा उनकी पूरी हो चुकी है। तो आज के दिन उन्होंने इसराइल में गए थे। वो इसराइल में उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ बातचीत की थी और इसके अलावा प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग के साथ भी बातचीत की थी। तो इस समय अमेरिका की जो कोशिश थी अभी तक, जो इस विजिट में एंथोनी ब्लिंकन वो काफ़ी उम्मीद लेके आए थे। उनको लगा था कि हॉस्टेज डील हो जाएगी, लेकिन कल नहीं हो पाई हॉस्टेज डील। और हमास ने जिस तरह से हॉस्टेज डील में मॉडिफाई किया, उस मॉडिफाई को इसराइल ने मना कर दिया करने से, तो फिर ये हॉस्टेज डील बिखर गई और ये पूरा एंथोनी ब्लिंकन की जो कोशिश थी वो भी पूरी बिखर गई। तो इस वजह से एंथनी ब्लिंकन की जो विजिट है, ये 7 अक्टूबर के अटैक के बाद ये उनकी 5वीं विजिट थी। तो इस विजिट को फेलियर के तौर में माना जाएगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर इसराइल की जो इसराइल में जब पहुँचे थे ब्लिंकन, तो उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ बातचीत की थी और उनसे कहा था कि आपको कुछ करना चाहिए, यानी कि डील आपको इसको थोड़ा ओपन माइंड से सोचना चाहिए। हम आपकी बात समझते कि आप जब तक आप हमास को नहीं करना चाहोगे, यानी हमास जब तक इस गाजा में है तब तक हम समझ सकते हैं कि आपको करना ही है लड़ाई, हम भी आपके साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि हमास को ख़त्म करना है। लेकिन कम से कम इसको शुरुआती चरणों में ये डील को हम कर सकते थे। जैसे कि हमास ने जो मॉडिफाई किया था डील को, तो हमास ने ये कहा था कि फर्स्ट फेज़ में तो जो इसराइल की सेना है वो गाजा के अंदर रह सकती है और उसमें कई इसराइल के नागरिकों को छोड़ भी दिया जाना था, हॉस्टेज जो थे इसराइल के। तो सेकंड डील, जो सेकंड फेज़ आना था डील में, तो उसी में ही हमास ने डिमांड की थी कि वो इसराइल सेना को निकलना पड़ेगा गाजा से। तो ब्लिंकन कहना चाह रहे कि इसको हम कम से कम फर्स्ट फेज़ तक तो ले जा सकते थे, लेकिन नेतन्याहू ने फर्स्ट फेज़ में भी जाने से मना कर दिया, उन्होंने डील को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। तो इसी को लेकर ब्लिंकन की जो कोशिश थी वो असफल हो गई और ब्लिंकन की कोशिश असफल हो गई, तो अमेरिका ने जो कोशिश की थी हॉस्टेजेस को छुड़ाने की, वो भी असफल हो गई। और दोनों देशों के बीच अब डिफरेंसेस शुरू हो गए बनने, इसराइल और अमेरिका के बीच में, क्योंकि इसराइल इस समय हार्डलाइन अप्रोच लेके चल रहा है आगे। वो चाहता है कि हमास को ख़त्म करा जाए किसी भी तरीके से जल्दी। जबकि जो अमेरिका है वो चाहता है कि पहले हॉस्टेजेस को छुड़ाया जाए, उसके बाद हमास के ऊपर एक्शन हो। तो इसको लेकर दोनों देशों के बीच डिफरेंसेस बनने लगे। और जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन है, वो आज इसराइल कैबिनेट के जो 2 मिनिस्टर है, बेनी गैंज और गेबी एसेनकोट, इनसे भी उन्होंने मिले थे। तो ये जो वार कैबिनेट के मेंबर है दोनों, ये इनके बारे में कहा जाता है कि पहले ये चाहते हैं कि हॉस्टेजेस को छुड़ाया जाए, उसके बाद हमास को ख़त्म किया जाए।
तो इस इन ब्लिंकन जब इन दोनों नेताओं से मिली है तो उन्होंने जाहिर सी बात है हॉस्टेजेस की इशू के ऊपर इन दोनों के साथ बातचीत की है। साथ में जो ब्लिंकन है वो इसराइल के अपोजिशन लीडर ये लपीट उनसे भी वो मिले। तो हो सकता है कि ब्लिंकन एक कोशिश रहेगी उनके आने वाले समय में कि नेतन्याहू को साइडलाइन किया जाए, उनको हटाया जाए नेतन्याहू को। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एक नई सरकार बन सकती है इसराइल में। और अगर जो नई सरकार बनेगी हो सकता है कि वो थोड़ी सॉफ्ट अप्रोच दिखाए वो। यूएस ने आज ड्रोन अटैक किया है बगदाद में, और बगदाद में एक कार के ऊपर ड्रोन अटैक में 3 मेंबर मारे गए। ये खतीब हिजबुल्लाह से संबंधित था इन मेंबरों का। और ये 3 लोगों में से एक हाई रैंकिंग कमांडर था। और अमेरिका का कहना है कि ये जो कमांडर था इसने जो अमेरिका के बेस में अटैक हुआ था फ्राइडे के दिन उसमें इसकी भूमिका थी। तो अमेरिका रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब फ्राइडे के दिन अमेरिका के बेस के ऊपर अटैक हुआ था तो उसमें 3 अमेरिका के सैनिक मारे गए थे। तो उसके बाद से अमेरिका ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। उसने संडे को किया था पहला रिस्पॉन्ड, जिसमें उसने जो सीरिया और इराक के इलाकों में जो प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान के उनके ऊपर हमला किया था, जिसमें 40 मेंबर मारे गए थे इन ग्रुप के। उसके बाद अमेरिका ने फिर आज के दिन उसने खितबैया हिजबुल्लाह के ऊपर ड्रोन अटैक किया है। तो अमेरिका के जो रिस्पॉन्ड है वो आगे भी चलेगा उसने कह रखा है। तो पर्टिकुलर अगर इसकी बात की जाए जो आज के दिन अटैक हुआ है तो इसको लेकर इराक की गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट आया है। और इराक की गवर्नमेंट के जो मिलिट्री स्पोक पर्सन है ये रसूल, उन्होंने कहा कि यूएस स्ट्राइक जो हमारे देश में कर रहा है वो गैर कानूनी है, वो हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है। और वो कह रहे हैं कि आगे अगर यूएस ऐसे ही स्ट्राइक करता रहेगा तो फिर हम यूएस को अपने देश से बाहर निकाल देंगे। अभी यूएस के काफ़ी सारे बेसिस इराक के अंदर उसने बना रखे हैं। तो वो ये इसी मिलिट्री स्पोक पर्सन कहना चाह रहे हैं कि हम अपने देश से इनको भगा देंगे, यानी कि जो मिलिट्री बेस है हम इनको हटा देंगे, यूएस के ओनरशिप से इनको ले लेंगे अपने पास। तो ये कह रहे। तो अभी तक इराक की गवर्नमेंट का जो कोशिश है वो ये अपने देश को बचाना इस लड़ाई से, क्योंकि इराक नहीं चाहता इस लड़ाई में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करना चाह रहा है वो। जबकि जो जो प्रॉक्सी ग्रुप है वो भी लड़ाई को इराक के अंदर घुसाना चाह रहे हैं, और अमेरिका भी वो भी इराक को इसकी इन्वॉल्व करना चाह रहा है। तो इराक की सरकार अभी बचना चाह रही है किसी भी तरीके से। वो प्रॉक्सी ग्रुप जो अटैक कर रहे हैं वो उनकी भी वो कंडेमनेशन कर रही है इराक की सरकार, और जो अमेरिका भी स्ट्राइक कर रहा है उसकी भी कंडेमनेशन इराक की सरकार कर रही है। अभी जो UNRWA की फंडिंग को रोका गया था तो उसको रोकने की वजह ये थी कि 12 लोगों के बारे में खबर आई थी जो UNRWA में काम करते थे, और ये 12 लोग हमास के अटैक जो हुआ था 7 अक्टूबर उसमें ये शामिल थे। तो इस रिपोर्ट को इसराइल ने निकाला था, और इसराइल की रिपोर्ट आने के बाद UNRWA ने इन 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया था और इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी, ताकि जो इसराइल का स्टेटमेंट जो इसराइल की रिपोर्ट है क्या वो सही है, उसी के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बस आने वाली है, मार्च के शुरुआती दिनों में आ जाएगी। लेकिन जब इसराइल ने रिपोर्ट निकाली थी तो उसके बाद कई देश है जिन्होंने UNRWA की फंडिंग को बंद कर दिया था। अमेरिका उसमें शामिल है, ब्रिटेन शामिल है। और अमेरिका का कहना था कि UNRWA की फंडिंग को रोकने की वजह ये है कि UNRWA की इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होना पड़ेगा पहले, ताकि UNRWA अपने आप को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में साबित कर सके जिसका हमास के साथ कोई संबंध नहीं है। तो अमेरिका और यूके ने ये पहले उठाया था कदम, उसके बाद दूसरे देश भी जुड़ने लगे। कनाडा ने भी फंडिंग को बंद कर दिया UNRWA की, और जो ऑस्ट्रेलिया उसने भी बंद कर दिया था। तो UNRWA ने कहा स्टेटमेंट में कि हमारी फंडिंग को अगर रोक दिया जाएगा तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। UNRWA ने कहा जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है तो फिर इन्वेस्टिगेशन आने तक हम इनको सस्पेंड कर रहे। तो UNRWA का कहना है कि इस फंडिंग को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम गाजा के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं इस समय, जो भी कुछ कर रहे हैं वो UNRWA की तरफ से हो रहा है। तो ऐसे मौके में UNRWA लाइफ सेविंग का काम कर रहा है गाजा के लोगों के लिए, तो ऐसे मौके में UNRWA की फंडिंग को रोकना वो गलत है, ये UNRWA का कहना है। तो कई देश UNRWA की फंडिंग को चालू कर देने लग गए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट निकाला, उसने कहा कि हम आने वाले दिन में UNRWA की फंडिंग को चालू कर देंगे। नॉर्वे उसने UNRWA की फंडिंग को बढ़ा दिया है, स्पेन ने भी UNRWA की फंडिंग को बढ़ा दिया है। अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा ने फंडिंग को जब रोका था तो कनाडा ने अपने एविडेंस नहीं जुटाए थे, यानी कि उसने कनाडा की सरकार ने जो फंडिंग को रोका था वो इसराइल की रिपोर्ट के ऊपर रोका था। उन कनाडा को लगा कि इसराइल की रिपोर्ट जो आई वो सही होगी, और साथ में कनाडा ने ये भी देखा कि UNRWA ने जब इन लोगों को सस्पेंड कर दिया और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी तो हो सकता है कि इन लोगों की गलती रही होगी। तो इस वजह से कनाडा ने फंडिंग को रोक दिया था। तो कनाडा ने अपने को इंटरनल एविडेंस नहीं निकाला था, या उसने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन नहीं निकाली थी कि इससे ये हो सके, जिससे पता लगा सके कि इसराइल जो रिपोर्ट में कह रहा है कि वाकई वो सच है कि नहीं है। क्योंकि इसराइल
इस लड़ाई में शामिल हो, तो हो सकता है वो झूठ कह रहा होगा, ये भी हो सकता है। आज के दिन 5 इजरायली हॉस्टेजेस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे और इन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से अपील की कि वो तुरंत हॉस्टेज डील को करे। और इन लोगों का कहना है कि अगर हॉस्टेज डील नहीं होती है तुरंत, तो फिर ये जो लोग बचे हुए जो अभी हमास के कैप्चर में है, लगभग 100 के लगभग उनकी संख्या है, तो ये लोग ख़त्म हो जाएंगे, ये लोग मर जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर हमास इस समय ऐसी स्थिति हो रखी है कि हमास इन लोगों को अब बचा पाने में असफल हो पाएगा, क्योंकि हमास के खुद अपने जो उसके फाइटर है वो अपनी जान बचा के भाग रहे। तो ऐसे मौके में जो ये हॉस्टेज जैसे इनको हमास छोड़ देगा कहीं पर भी, और ये हमले के चपेटे में आ सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो हॉस्टेजेस जो छोड़े गए थे नवंबर के महीने में 5 लोग, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे आज के दिन, और इन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से अपील की, भावपूर्ण अपील की। कई हॉस्टेजेस तो रोने लग गए थे। ये 5 में से एक महिला जो 72 साल की थी, वो रो रही थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रही थी, और कह रही थी कि इन हॉस्टेजेस को तुरंत छुड़ाया जाए, तुरंत एक हॉस्टेज डील की जाए। तो कल के दिन जैसे कि हॉस्टेज डील की कोशिश कल के दिन विफल हो गई थी। कल इसराइल ने हमास का जो प्रपोज़ल था, जो मॉडिफाइड प्रपोज़ल था, उसको मानने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से ये 1 महीने से जो कोशिश हो रही थी वो विफल हो गई। अब इजिप्ट और कतर कोशिश तो कर रहे हैं दोबारा से इसको रिवाइव करने की, लेकिन इसको फिर काफ़ी समय लग सकता है इसको रिवाइव करने में। तो इसी के संबंध में आज के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसराइल के जो अम्बेसडर है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टी, ग्रीन पार्टी, उसके एमपीज़ को बुलाया और उनसे कहा है कि हम आपको फुटेज दिखाना चाहते हैं, वीडियो फुटेज। और ये जो वीडियो फुटेज है 7 अक्टूबर के अटैक की है, जिसमें दिख रहा है कि कई हमास के जो फाइटर थे उन्होंने कितनी बर्बरता के साथ इजरायली लोगों की हत्या की थी। तो इसी फुटेज को ग्रीन एमपीज़ को दिखाना चाहते हैं। तो अभी क्या है कि ग्रीन एमपीज़ जो पार्टी है ये इसराइल के खिलाफ बातें कर रही है। जैसे कि अभी इसके तरफ से बात कही जा रही है, ग्रीन पार्टी ने ये कहा है कि इसराइल जो कार्रवाई कर रहा है गजा में, वो एक जेनोसाइड की कार्रवाई है। और इसके अलावा जो ग्रीन पार्टी है वो चाहती है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार इसराइल को सपोर्ट ना करे।